हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज गौरव कुमार। वेलकम टू फिजिक्स रडार। आज की क्लास में ग्रेविटेशन के सारे कंसेप्ट करने वाले हैं, चाहे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर सैटेलाइट हो। इनमें से कोई भी टॉपिक आज ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको डाउट बचते हों। किसी भी टॉपिक का आपको रिवीजन करना हो या फिर बेसिक से लेके एडवांस तक का सब कुछ क्लियर करना हो तो आज की क्लास के बाद वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते हो तो ग्रेविटेशन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मेरा सजेशन ये होगा कि आप इस क्लास के नोट्स साथ साथ बनाते रहें। बट अगर फिर भी हमारे क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.physicsradar.com पर जा सकते हैं और जब यहां पर जाएंगे तो मोर पर जाकर फ्री रिसोर्सेज पर क्लिक करिए और सारे चैप्टर्स के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और वो है ग्रेविटेशन। देखो, ग्रेविटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो जब से यूनिवर्स बना होगा तब से होता था, बट इसको पहली बार मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था न्यूटन ने। किसने एक्सप्लेन किया था? न्यूटन ने। और आपने एप्पल के गिरने वाली कहानी तो सुनी होगी कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल गिरा और एप्पल गिरने के बाद वहां से ग्रेविटी की डिस्कवरी हुई। ऐसा नहीं था, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक ऐसी कहानी है जो इतना र्यूमर फैल गया कि सबको सच लगा, बट ऐसा था कुछ भी नहीं। कुछ लोग मीम बनाते हैं कि अगर न्यूटन के सर पर नारियल गिरा होता तो आज फिजिक्स पढ़नी ही नहीं पड़ती। अरे बच्चों, अगर न्यूटन के सर पर नारियल गिर जाता तो कोई और पैदा हो जाता, कोई और डिस्कवर कर लेता। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी में जाएंगे आगे वो तभी पॉसिबल है जब हमें साइंस आएगी। तो ग्रेविटेशन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है और आज की क्लास में आप खुद देखोगे कि ये कोई हाइपोथेटिकल कंसेप्ट नहीं है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो रियल लाइफ बेस्ड है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आता है हमारा दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन ने दिया था, इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। According to Newton's law of gravitation, if there are two masses, point masses है, दो मासेस है हमारे पास, एक मास है m1 और एक मास है m2 एंड दे आर केप्ट एट सम डिस्टेंस r। कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं बताओ? r। देन दे बोथ द मासेस विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड द अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इन दोनों को कंबाइन करके आएगा हमारा बच्चों F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आएगा। और अगर ये आएगा तो इक्वल टू जाके क्या करोगे, एक कांस्टेंट बनेगा दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखो अभी हम बता दूं तो इस ग्रेविटेशनल लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। कैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए लगता है, या फिर दोनों स्फेरिकल बॉडीज होनी चाहिए, या फिर कह सकते हो एक स्फीयर है एक पॉइंट मास है तब लग सकता है, या फिर दोनों मासेस बहुत बड़े हैं तो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होने चाहिए। ये सारे के सारे हमारे इनकी इस लॉ की लिमिटेशन है। बट अभी इतना डिटेल में नहीं जाते हुए बस ये समझ लो कि कोई भी दो मासेस हैं m1 m2 कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। जब इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो आएगा F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे g है वो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम रहेगा, जिसकी वैल्यू सबसे पहले निकाली थी हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट ली, जिसको बाद में बोला गया कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में तो नहीं है, बट हाँ कैवेंडिश ने इसको दो पॉइंट मासेस लेके 1 केजी के मासेस लेके फोर्स कैलकुलेट किया था और देखा था ये जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बनकर आती थी एसआई यूनिट के अंदर। अगर इसी को सीजीएस में कन्वर्ट करें, जिन बच्चों ने मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्लास किया है उसमें हमने इस एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करके भी बताया था। ये निकल कर आता है 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है बताओ? एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, साइज एंड द शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है और मीडियम पे भी इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब इन दोनों मासेस के बीच में
कि कौन सा मीडियम है, इस बात से कैपिटल जी की का फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए इस चीज को? यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर दो मासेस हैं m1 और m2 r डिस्टेंस पे रखे हैं तो सिंपल सा कहानी है कि दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड द अट्रैक्शन फोर्स, जो कि एक सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स पढ़ाया था ना मैकेनिक्स में, तो सेंट्रल फोर्स के अंदर यानी कि जो फोर्स होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ गए? इसकी डायमेंशन की बात करें तो हम डायमेंशनल फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, दैट इज m-1 L³ T-2। ये क्या था? कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैपिटल जी की वैल्यू निकाली गई थी। क्लियर है कहानी बच्चों? अब इसको ग्रेविटेशनल फॉर्म में कैसे लिखोगे? लेट अस सपोज हमारे पास m1 मास है, ये तो बच्चों फोर्स इस पे इधर इस डायरेक्शन में लगेगा। जो m1 मास है इस पर फोर्स कहां लगेगा बताओ? इस डायरेक्शन में। और m2 मास पे फोर्स कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में। फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, इसे कैसे लिखोगे? F12 वेक्टर, F12 वेक्टर मतलब F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किसके बराबर होगा? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या हो गया बताओ? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी? r12 कैप। याद करो मैंने बताया था ये जो कैप होता है इसका मतलब होता है बच्चों यूनिट वेक्टर। क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहीं पे F21 वेक्टर की बात करें तो कितना हो जाएगा? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर वो तो ठीक है बट यहां पर आपने क्यूब गलती से लिख दिया है, ये क्यूब गलती से लिख दिया। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये गलती से नहीं लिखा गया है। ये जो कैप होता है ना, आर कैप, ये किसके बराबर होता है? आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। अब डिनोमिनेटर में मोड आएगा, एक स्क्वायर पहले से था, एक आर ये आ गया, तो आर और आर स्क्वायर कितना हो गया? आर क्यूब। और बच्चों ऊपर क्या बन जाता था? वेक्टर। देख रहे हो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है बट यहाँ पे प्रॉपर वेक्टर आ गया, इसीलिए सही है। ये जो R12 वेक्टर है वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। याद होगा ना, वेक्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मोशन इन अ प्लेन में कवर कराया था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से? 2 से 1 के लिए। ठीक है, तो R12 वेक्टर का अगर मुझे कैप निकालना है डायरेक्शन तो क्या करोगे? वेक्टर माइनस मोड ऑफ दैट वेक्टर। ये लिखने का तरीका है बट हम मैथमेटिकली जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से करेंगे, क्योंकि इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर दो मासेस का बीच लगने वाला फोर्स तीसरे मास से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये है, अगर मैं कह दूं आपसे कि हमारे पास दो मासेस हैं, एक ये, चलो यहीं पे यूज कर लेते हैं, एक ये, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इस पे इंडिपेंडेंट होगा, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इससे इंडिपेंडेंट होगा, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इससे इंडिपेंडेंट होगा। समझ गए कहानी को? तो ये कहानी है हमारी किसकी? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। हमने स्केलर फॉर्म भी पढ़ ली, हमने वेक्टर फॉर्म भी कर ली। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या? एक क्वेश्चन है, टू स्फीयर्स ऑफ मासेस m एंड कैपिटल M। दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर का मास कितना है बताओ बच्चों? स्मॉल m, और एक स्फीयर का मास है हमारा कैपिटल M। आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो F किसके बराबर हुआ? G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3। इसके आसपास में अब की बार क्या किया इन्होंने? इसके आसपास में कोई एक लिक्विड फिल कर दिया। यहाँ पे हर जगह पे क्या कर दिया? एक लिक्विड फिल कर दिया। लिक्विड फिल करने से क्या होगा? क्या बच्चों M चेंज होगा? नहीं। क्या कैपिटल M चेंज होगा? नहीं। क्या R चेंज होगा? नहीं। क्या कैपिटल चेंज होगा? नहीं। जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो क्या फोर्स चेंज होगा? नहीं। क्या कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट में ही बताया था मास, शेप एंड साइज, मीडियम हर एक चीज पे इंडिपेंडेंट रहता है, तो आंसर क्या आएगा? F। समझ गए? यानी कि पहले भी फोर्स हमारा F था, अब भी फोर्स कितना है? F है। समझ गए? तो बीच में कोई भी मीडियम डाल दिया जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप आओगे तो पहले चैप्टर के अंदर ही हम डालेंगे, दो चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम डाल दिया तो उनके बीच लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा। याद है इसको? बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फॉर्म पढ़ते हैं, बट अभी समझ लो कि दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स
मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ओके बच्चों, समझ गए? तो ये कहानी थी हमारी एक क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज अबाउट 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। ये अर्थ है, ये मून है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3.8 10⁸ मीटर। उसके बाद क्या लिखा है? एट वॉट पॉइंट will the net gravitational force of earth moon system be zero। मान लो कि हमने एक पॉइंट रख दिया, यहां पे मास रख दिया, कोई सैटेलाइट रख दिया, कोई बॉडी रख दी यहां पे। अब इस बॉडी पर अगर आप नोटिस करो बच्चों, इस बॉडी पर ये मून अपनी तरफ फोर्स लगाएगा और ये जो अर्थ है वो अपनी तरफ फोर्स लगाएगी। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए मतलब नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ बताओ? इन्होंने साफ कहा है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ मून सिस्टम विल बी जीरो। हमने मान लिया ये मून से एक्स डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, तो भैया अर्थ से कितने से हो जाएगा बताओ? 3.8 10⁸ माइनस एक्स। 3.8 10⁸ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें, अब निकालोगे कैसे? इन दोनों के बीच का फोर्स बताओ कितना होगा? F इक्वल्स टू G इंटू मास ऑफ मून, G इंटू मास ऑफ मून इंटू इसका मास कितना ले लो? 1 ले लो या कुछ भी ले लो, अल्टीमेटली ये तो कट ही जाना है। ओके, अपॉन डिस्टेंस कितनी है? x का स्क्वायर। इन दोनों के बीच देखो F इंटू F मतलब G इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट 1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 3.8 10⁸ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैपिटल ई से कैपिटल जी कट जाएगा। मास ऑफ मून इन्होंने अर्थ दे दिया है 81 टाइम्स, यानी कि 81 टाइम्स मास ऑफ मून, इससे ये कट जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये 9 अपॉन दिस। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी 3.8 इंटू 10⁷ मीटर। मतलब मून से 3.8 इंटू 10⁷ मीटर डिस्टेंस पर जाके अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा। मतलब मून और अर्थ के बीच में अगर उस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया जाए तो उस पे नेट फोर्स जीरो लगेगा। मतलब वो ना तो मून की तरफ को अट्रैक्ट होगा ना ही अर्थ की तरफ को अट्रैक्ट होगा, उसे वेटलेसनेस फील होने वाली है। क्लियर है? तो ये कहानी थी हमारी इस क्वेश्चन की। बच्चों ने कहा था, बहुत कमेंट किए थे कि सर अपने लेक्चर्स में क्वेश्चंस थोड़े ऐड ऑन कर दीजिए, क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए। तो अब की क्लास में हम क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन, एक बॉडी है जिसका वेट कितना है? 72 न्यूटन, मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। कितनी डिस्टेंस पे ले गए हम बताओ बच्चों? हम एक डिस्टेंस पे ले गए, यहां पे हमारी अर्थ थी, इसकी रेडियस हमने कितनी ले ली बताओ बच्चों? r। सही है। इस r से कितनी हाइट पर? h हाइट पर ले गए, जो कि r/2 के बराबर है। तो हमें बताना है इस पे फोर्स कितना लगेगा। ठीक है बच्चों, बताओ सरफेस से फोर्स किसके बराबर होता है? Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। यही तो बताया अभी, सरफेस से फोर्स किसके बराबर होगा? Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, जो कि 72 न्यूटन के बराबर है। अगर हम पहुंच जाए h इक्वल टू r/2 पे तो कितना होगा बताओ? अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई अब बताओ? r प्लस h, h की जगह r/2, यानी कि re प्लस re/2 का होल स्क्वायर। re प्लस re/2 कितना हो जाएगा? 3/2 re का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4/9। और gmm अपॉन re स्क्वायर अभी देखा था किसके बराबर था बताओ? 72। 9 8 जा 72, 8 4 जा 32 न्यूटन इज दी आंसर। यानी कि अगर कोई बॉडी अर्थ पे 72 न्यूटन का वेट लगा रही है, फील कर रही है, तो जब वो हमारी रेडियस अर्थ के आधी हाइट पर पहुंच जाएगी तो उसका वेट हो जाएगा हमारा कितना? 32 न्यूटन। समझ गए ना? अब आप नोटिस करो, यानी कि वेट अर्थ पे 72 न्यूटन था, हाइट पे जाके 30 न्यूटन हो गया, मतलब वेट कम हो गया। तो किसी को अगर वेट लॉस करना है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक रॉकेट पकड़ो और अर्थ से ऊपर चले जाओ। जितना ऊपर जाते जाओगे वेट कम होता जाएगा। कितनी लॉजिक वाली बात कर दी गौरव सर ने, मजा आ गया ना? है ना? ऐसे मजा आता रहेगा हमारी क्लासेस के अंदर आपको। ठीक है, ये था क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है वो देखो। देखो एक बात समझ लो, अभी हमने देखा था दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स, बट अगर यहीं पर कई सारे मासेस हो तो क्या होगा? कई सारे मासेस हो, जैसे एग्जांपल के लिए एक मास था P, ये मास था P और इसके साथ मासेस है M1 M2 M3 M1। M1 इसको इधर खींच रहा होगा F1 फोर्स से,
M2 इसको इधर खींच रहा होगा F2 फोर्स से, M3 इसे इधर खींच रहा होगा F3 फोर्स से, Mn इसको इधर खींच रहा होगा Fn फोर्स से। अब इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्टली ऐड तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? दो फोर्स होते तो हम भैया वेक्टर सम लगा लेते, जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है ना। प्लेन जरूर पढ़ लो, वेक्टर जरूर कर लो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी जरूर कर लो। जैसे ही हम इतने सारे वेक्टर आ गए तो क्या करते थे? पॉलीगन लॉ क्या कहता है भाई? इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा, यानी कि F नेट जो होगा किसके बराबर होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर। इट मींस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट मास। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट मास। ये कहानी समझ गए? इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब भी क्वेश्चन आएगा, अभी हम करेंगे भी, तो उसमें आप सिंपल देखो, हमने वेक्टर में भी सॉल्व किए थे ऐसे क्वेश्चन। क्या करोगे? दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालोगे, फिर उसके साथ तीसरे का निकालोगे, फिर तीनों का निकलेगा, फिर चौथे का निकालोगे। यानी कि जितने ज्यादा आते जाएंगे हम क्या करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ इटरेशन। कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, समझ गए? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो हमेशा ही इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। ओके बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? समझ गए ना कहानी को? ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, 4 particles each of mass m and equidistant from each other। इसका मतलब क्या हुआ? 4 पार्टिकल्स हैं जो कि इक्विडिस्टेंस है सारे एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है। मूव along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction। मतलब क्या हुआ? हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, चारों इक्विडिस्टेंस हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों की, ये क्या बन गया? एक स्क्वायर सा बन गया। ये एक सर्किल में घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे करके, म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो बात ये आई, तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। अब ईच पार्टिकल का मतलब कितना हुआ? कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जब परफॉर्म करता है, तो हमने मोशन इन अ प्लेन में, हमने वर्क एनर्जी पावर में भी देखा था, हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन तभी परफॉर्म कर सकता है जब उसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो, और जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। अब भैया वो फोर्स आएगा कहां से? तो वो आएगा इनके म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से। यानी कि जो mv²/r है उसे निकालने के लिए आप क्या करो? नेट फोर्स निकालो। अब नेट फोर्स क्या होगा बताओ? इस m मास को, ये मास क्या खींच रहा होगा इस डायरेक्शन में? कितने फोर्स से? F फोर्स से। ये मास इसको खींच रहा होगा कितने फोर्स से? F फोर्स से। इसको कितना रहेगा? F डैश से। यानी कि F की बात करें तो F किसके बराबर होगा बताओ बच्चों? G इंटू m मतलब m² डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ? √2r का होल स्क्वायर। √2r का। आप कहोगे सर ये डिस्टेंस कैसे निकाली? तो देखो बहुत सारे तरीके हैं इसे निकालने के। ये है रेडियस, ये है रेडियस, ये क्या होगा हमारा? राइट एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स r, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और f डैश की बात करें, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो बेटा ये r है, ये भी r है, तो कितना हो जाएगा? 2r, यानी कि gm²/4r²। ठीक है, समझ गए कहानी? यानी कि f मुझे मिल गया, f डैश मुझे मिल गया। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखा जाए तो ये बात क्लियर होगी कि भैया f और f का जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? और इन दोनों का रिजल्टेंट √2f के बराबर होता है, बताया था। जब भी दो इक्वल फोर्स हमारे राइट एंगल पे लग रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है। तो हमने क्या लगाया? √2 टाइम्स लगाया, सॉल्व किया, प्लस f डैश के लिए कितना पड़ दिया? gm²/4r² इक्वल्स टू mv²/r। आप कहोगे सर ऐसा करो, ये कहां से आया ये बता दो। तो ये भी समझ लो कहां से आया। देखो ये पूरा एंगल कितने का है बताओ? 90। तो ये एंगल कितने का होगा बताओ बच्चों? 45 डिग्री। ये कितने का होगा हमारा? 45 डिग्री। अब इस f के दो कंपोनेंट, एक इधर होगा कौन सा? f cos 45 और एक होगा f sin 45। उससे कोई मतलब नहीं। एक f के दो कंपोनेंट, एक f cos 45, एक होगा f sin 45। ये जो f cos 45 है, ये दो f cos 45 है। ये दोनों f cos 45 मतलब ऐड हो जाएंगे, यानी कि नेट फोर्स लग रहा है f डैश प्लस 2f cos 45। f डैश कहां गया? f डैश प्लस 2f cos 45। समझ गए? तो आप इस तरह से भी सॉल्व करेंगे। जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो हमारे पास v की वैल्यू निकल कर आएगी ½ gm/r 1 + 2√2। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, समझ गए? ठीक है, तो ये कहानी है हमारी किसकी, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से। अब बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। ऐसे क्लास 12th में जब आप आओगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या कहता है, अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड तो समझते हो, जैसे ये हमारे पास मास है, इस मास के आसपास में एक ऐसा एरिया होगा जिस एरिया में इसका अट्रैक्शन महसूस किया जा सकता है। जैसे अर्थ है, अर्थ का एक एरिया ही तो है जहां पे ग्रेविटी महसूस होती है, उससे बाहर स्पेस है, वहां पे कुछ महसूस नहीं होता। उस एरिया को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। और उस एरिया के किसी भी पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है वो अगर कैलकुलेट करना है तो उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फिर फील्ड इंटेंसिटी। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये कहते हैं कि जिस भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो वहां पर एक पॉइंट मास रख दो। क्या रख दो बेटा, पॉइंट मास रख दो। और जैसी मास रखोगे तो उस पर जो ओरिजिनल मास है, जैसे अर्थ है हमारी, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ थी तो ये अट्रैक्ट कर रही होगी अपनी तरफ, कितना फोर्स, एफ जी। जो एफ जी अपॉन एम है इसी का रेशियो जो होता है हमारा वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास gives the gravitational field intensity at that point। अगर एफ जी की बात करें तो कितना होगा, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, तो एक m से m कट जाएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है पेरेंटल मास। जैसे अर्थ के लिए अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, मून के लिए मून के मास पे डिपेंड करेगी। बस इस बॉडी का कितना मास है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के बराबर होती है। यूनिट न्यूटन पर केजी या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जिसको हम बाद में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। बाकी डायमेंशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बट अगर कई सारे मासेस होंगे तो नेट मास, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नहीं सॉरी, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ऐड हो जाएगी, मतलब सबका वेक्टर सम ही रिजल्टेंट इंटेंसिटी देगा। ओके बच्चों, समझ गए? ये कहानी थी हमारी किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन बढ़ा दिए ना आज। ठीक है, आप ही ने कहा था कि सर अपने लेक्चर के अंदर थोड़े क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो हमने बढ़ा दिए क्वेश्चन। भाई आप जैसा हुक्म करेंगे वैसा क्वेश्चन होंगे। करते हैं भाई, क्वेश्चन है देखो, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड अलोंग दी एक्स एंड बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के अलॉन्ग रखे हुए हैं। एक m1 मास है वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, एक m2 मास है जो कि बाई एक्सिस रखा हुआ है, दोनों a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट P शोन इन द फिगर। इस P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। तो भैया जिस भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना होता है तो ये जो m1 है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कहां लगेगा, E1 नीचे की तरफ। और E1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, G m1 अपॉन a स्क्वायर j कैप। J क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये बाई डायरेक्शन की बात हो रही होगी। एक्चुअली में क्या होगा बताओ, ऊपर होता है प्लस का बाई, नीचे कितना होगा माइनस का बाई, यानी कि माइनस का j कैप। ओके, E2 की बात करें तो कितना होगा, G इंटू m2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू माइनस का i कैप। दोनों को कर लोगे आप, देखा E1 इधर E2 इधर, तो इनका रिजल्टेंट कितने पे लग रहा है बताओ, 90 डिग्री पे लग रहा है। अगर ये 90 डिग्री पे लग रहा है तो रिजल्टेंट निकालने का सिंपल सा रूल होता है, क्या होता है, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos फाई 90 डिग्री, है ना। या फिर ऐसा करो, देखो जी m1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस जी m2 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस तो दोनों से कॉमन आ जाएगा, और जब माइनस कॉमन आ जाएगा आई और जे के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। भाई आपको पता है ना रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं इसे x ले लूं तो इसे कितना हो जाएगा x, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये तो हट जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट 2 टाइम्स x।
और x की वैल्यू पता ही है, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा √2 टाइम्स x। बट क्योंकि यहाँ m1 था m2 था, इसीलिए अंडर रूट के अंदर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर आया। समझ गए? तो आप खुद सोच लो कि ये जो हमने निकाला है ये चाहे IJK के फॉर्म में निकाल लीजिए या फिर आप सिंपली हमारे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ बैक एडिशन का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। समझ गए? बट कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट मासेस का ना हो, पूरी की पूरी 3D मास के बारे में बात कर रहे हो, स्फेरिकल बॉडी के बात कर रहे हो, तो क्या होगा आपको पता है भाई। इस चीज के बारे में आप पूछने की जरूरत नहीं है, इतने सारे चैप्टर से हम करते आ रहे हैं कि जब भी कोई 3D बॉडी होती है तो पॉइंट मास कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लो। कितना एलिमेंट? dm, और उस p पॉइंट के बीच में और dm पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। उसके बाद जो dEg निकलेगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब छोटा सा ग्रेविटेशनल फील्ड निकलेगा, उससे नेट निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? अरे भाई क्या करोगे बताओ? DE से अगर E निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे बच्चे, पता है ना? अब तक तो सीख गए होगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर, हर क्लास में बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर कर लो कर लो कर लो, बहुत जरूरी है भाई। 11th ही नहीं 12th में हमेशा काम आएंगे ये। ठीक है, सिंपल क्या करो, DEG निकालो, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, ये तो पता है। समझ गए? ये हमारी कहानी है किस चीज की? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने की। ये अब एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के फॉर्म में, कई बार आता है कि अगर कोई हमारे पास रिंग है, इस रिंग से x डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशन, देखो बार बार मेरे दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ये सोचो क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक इतनी पढ़ा रखी कि ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं आ रहा दिमाग में, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ रहा है, क्योंकि सारे कंसेप्ट वही हैं। तभी तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपसे, अगर आपने ग्रेविटेशन यहां पर अच्छे से कर लिया तो क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पूरा ही समझ आ जाएगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब ये x डिस्टेंस पे भाई जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा gmx/r² प्लस x² की पावर 3/2, और इसका जो ग्राफ निकल के आएगा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर इस साइड देखोगे तो ग्राफ आता है इस तरह का, और इस साइड देखोगे तो ग्राफ इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये बस चीज मेन है, इसीलिए मैंने आपको ग्राफ बताया। ये ग्राफ आप दिमाग में बिठा के रखना और इसका एक्सप्रेशन याद रखना, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक, शेल थ्योरम। शेल थ्योरम जरूरी क्यों है? हालांकि डायरेक्टली शेल थ्योरम कंसेप्ट नहीं पूछा जाता, बट अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो निकाली थी ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें इसका यूज होने वाला है। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या यूज है वो देखो। शेल थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी हमारे पास मास है, जैसे अर्थ है, और इस अर्थ के बाहर कोई मास रखा हुआ है, इस अर्थ पे एक हाइट पे एक डिस्टेंस पे कोई मास रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा ही इस पूरी की पूरी मास को ऐसा अज्यूम करके कैलकुलेट किया जाएगा कि इसका मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। मतलब समझ गए? यानी कि इस पूरे स्फीयर को आप एक सेंटर पे पॉइंट मास अज्यूम कर लो और उसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली फोर्स निकाल दो। यहीं पर अगर हम ऐसा करें, कोई मास इस शेल के अंदर, इस स्फीयर के अंदर रख दिया जाए, तो क्या होगा? तो भैया उस पे लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। याद रखना, उस पे लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज बहुत जरूरी है। समझ गए? यानी कि अगर इसके अंदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इट इज जीरो। इसके अंदर रखा हुआ है तो जीरो, बाहर है तो पूरा का पूरा होगा पॉइंट मास की तरह। ओके, हॉलो के अंदर ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा कि हमारे पास कोई एक स्फीयर है, ये रहा हमारे पास स्फीयर, और इसको हॉलो बनाना है। हॉलो बनाना मतलब कि एक इसके अंदर एक और स्फीयर होगा, हॉलो तभी तो बन पाएगा। अब यहां पर कोई मास रखा हुआ है, तो ये कहता है कि हॉलो वाले पोर्शन की वजह से कोई फील्ड नहीं होगा, यानी कि इस मास की वजह से इस पॉइंट पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, बट इस पूरे के वजह से लगेगा, क्योंकि ये तो इसके बाहर हो गया। यानी कि यहां पर देखा जाए तो शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये हॉलो कैविटी बनी, इसकी वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लगाएगा कौन? सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला पोर्शन लगाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसी का यूज हम लोग अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में करने वाले।
ये है शेल थ्योरम। और अगर शेल थ्योरम क्लियर हो गई तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अर्थ ग्रेविटी। मैं पानी पी लूं, बहुत गला सूख रहा है। देखो, टॉपिक है हमारा अर्थ ग्रेविटी। क्या टॉपिक है? अर्थ ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ है जिसका मास है एम ई, और इसका डायमीटर कितना है 2re, इसकी रेडियस कितनी जाएगी re। इसके सरफेस पे कोई एक छोटा सा मास रखा हुआ है m, इसके सरफेस पे एक छोटा सा मास रखा हुआ है m। तो भाई इन दोनों के बीच लगेगा एक फोर्स, जिस फोर्स की वैल्यू होगी G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 की जगह me, m2 की जगह m डिवाइडेड बाई r e स्क्वायर। ओके, जो फोर्स होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कांस्टेंट है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन के लिए कितना लिख दो? जी लिख दो, एम से एम कट जाएगा बच्चों, है ना। तो कितना आया? जी ई इक्वल्स टू कितना? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, हेनरी कैवेंडिश ने बता दिया था 6.67 10 टू द पावर -11 होता है। मास ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट किया गया था। अब ये मत पूछना कैसे कैलकुलेट किया था, किसने तराजू में पूरा रखा था, अर्थ को तराजू में कितना रखा था। एमई कितना हो गया? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और इसकी रेडियस अगर यूनिफॉर्म स्फीयर मान लिया जाए तो होती है 6.4 10 टू पावर 6 मीटर। सारी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, पुट करोगे, तो उसके बाद हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू निकल कर आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अर्थ पे अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो उस केस में हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है, कितनी होती है बताओ? कितनी होती है? होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सरफेस पे होती है। ये कई जगह की वजह, कई जगह पे चेंज भी होती है, वो भी हम धीरे धीरे से डिस्कस करने वाले हैं। एक कंसेप्ट कई बार आता है, क्या? कि कंपैरिजन बिटवीन जी एंड ए एम। ए एम क्या है बताओ बच्चों? ए एम का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मून पे ए एम। ठीक है, देखो भाई, ये मून पे एक एस्ट्रोनॉट है, इस पे कितनी ग्रेविटी लग रही है भाई? इसका मास कितना है? एम एम, रेडियस कितनी होगी? आर एम, तो इस कितना हो जाएगा? 2rm। देखो स्मॉल जी अभी हमने निकाला था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अगर हम मून की बात करें तो कितना हो जाएगा? जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर। जरा कंपैरिजन कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई। जी से जी कट गया। मास ऑफ मून जो है वो मास ऑफ अर्थ का 1/100 टाइम्स है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको सॉल्व करें तो 1/100 टाइम्स हो जाएगा किसका? मास ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद आर एम जो है वो किसके बराबर है बताओ बच्चों? आर ई अपॉन 4 के बराबर है, तो इसका करोगे आर ई स्क्वायर इंटू 16 टाइम्स इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई। एम ई से एम ई कट गया, आर ई स्क्वायर हो गया 16, 6 या 90। अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आया? 1/6। इसीलिए आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटी ऑन मून है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 टाइम्स होती है ना। यानी कि 6 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे ज्यादा है और मून पे 6 टाइम्स कम है। क्लियर? ये था कंपैरिजन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून एंड अर्थ। ये जो अर्थ की ग्रेविटी है ये भी पूरे सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट नहीं है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर हमारा आ जाता है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। हाइट की वजह से किस तरह से वेरी करती है। देखो, मान लो ये हमारे पास अर्थ थी जिसका रेडियस था r, और इसके सरफेस से h हाइट पे एक रॉकेट है जो ऊपर जा रहा है, कोई मास रखा हुआ है, इस पे ग्रेविटी बताओ। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा? g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट बॉडी डिवाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? r प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर आप आर ई मानोगे तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। F किसके बराबर होता है बताओ बच्चों? मास इंटू ग्रेविटी। अब क्योंकि यहां ग्रेविटी चेंज होगी तो इसलिए एम जी डैश ले लिया, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर। M से M कट गया तो G डैश आ गया हमारा GM। अगर यहां से हम R कॉमन लें तो R स्क्वायर कॉमन आएगा,
1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये जो जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अभी हमने देखा था जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। यानी कि ये हो जाएगा जी डैश इक्वल्स टू स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का आर का होल स्क्वायर। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो बच्चों हो जाएगा हमारा जी 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। जब भी 1 प्लस एक्स की पावर n लगाया जाएगा तो भैया बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा। अगर h की वैल्यू r से बहुत छोटी है तो होता है बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो यहां पे कितना है, -2 है, ये -2 इधर आ गया, कितना आ गया g -1। बट इसमें बहुत सारी टर्म्स नेग्लेक्ट कर दी जाती हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेशन लिया गया है। क्लियर है? यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा 1 - 2h अपॉन आर मतलब कम होती जाएगी। यानी कि ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। ऐसे ही अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है वो देख लो। क्या, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g अपॉन 9। यानी कि जो g डैश है वो किसके बराबर है बताओ बच्चों, g अपॉन 9, where g is the acceleration on the surface in terms of radius r। अब बताना है भाई, अभी हमने देखा था जो g डैश होता है वो किसके बराबर होता है बताओ बच्चों, वो होता है हमारा g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। और जो g था वो किसके बराबर था, वो बच्चों को तो पता ही है g है ना। यानी कि अगर मैं g डैश अपॉन g निकाल लूं, g डैश अपॉन जी निकालें तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। जी डैश की वैल्यू g अपॉन 9 है, कितनी है, g अपॉन 9, मतलब ये सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसे इधर लाओगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये √2 हो जाएगा, कितना 3 है ना। यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर इक्वल टू 3, ये उधर चला जाएगा तो यानी कि h इक्वल टू कितना आएगा 2r। चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, जिस मेथड से आप करना चाहे कर लो, बट हाँ ये है बहुत बेसिक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है, समझ गए ना बच्चों। तो ये कहानी थी हमारी ये छोटे से एक क्वेश्चन की। ऐसे अगर हम किसी डेप्थ में जाते हैं तो कैसे ग्रेविटी चेंज होती है। अब हम यूज करेंगे शेल थ्योरम। शेल थ्योरम क्या कहती थी, जैसे ये पूरी अर्थ थी हमारी, है ना, इस अर्थ की डी डेप्थ में कोई एक मास रखा हुआ है, तो ये जो पोर्शन ना ऊपर का, इससे तो ग्रेविटी लगनी नहीं क्योंकि हॉलो शेल हो गया। बस ग्रेविटी लगाएगा कौन, इसके अंदर जो पोर्शन है बस इतना ग्रेविटेशन लगाएगा। जिन बच्चों को डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है वो याद कर लो, MER अपॉन RE क्यूब होता है। और जिनको सीखना ये कहां से आया तो वो भी सीख लो। क्या कि भाई अगर मैं पूछूं इस मास की वैल्यू बताओ तो हम यूज करेंगे डेंसिटी का। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। पूरा वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई RE क्यूब। और इस वाले का मास कितना है m डैश अपॉन वॉल्यूम इसका 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। इससे ये कट जाएगा हमारा। यानी कि अगर मैं पूछूं m डैश बताओ तो m डैश कितना हो गया बताओ बच्चों, m डैश इक्वल्स टू m अपॉन RE क्यूब इंटू आर क्यूब। समझ गए, ठीक है। अब ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि भैया फोर्स इन दोनों के बीच का बताओ, तो इन दोनों के बीच फोर्स होगा F इक्वल्स टू G इंटू एम डैश, और एम डैश की जगह पे m अपॉन RE क्यूब इंटू आर क्यूब इंटू दूसरा मास स्मॉल m डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर से क्यूब कटेगा। और F होता किसके बराबर है m इंटू G डैश, m से m कट जाएगा। बताओ बच्चों G डैश कितना आया, GM अपॉन RE क्यूब इंटू आर, यही निकल के आया। समझ गए। यहां पे जो R है ना बच्चों, ये पूरी रेडियस यहां से यहां तक कितनी थी RE, ये डेप्थ, तो ये डिस्टेंस कितनी बची RE माइनस D। क्लियर है। यानी कि ये कहानी है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। तो जब भी हम डेप्थ पे निकालेंगे तो इसी को सॉल्व करोगे तो G1 माइनस D अपॉन RE निकल कर आएगा। कैसे निकल के आएगा वो भी देख लो भाई। आप कहोगे कहां से आया, ये जो RE क्यूब है इसे ऐसे लिख लो, RE स्क्वायर इंटू R अपॉन RE। ये बन गया हमारा कितना बताओ G। और जो R है वो एक्चुअली में R क्या है बताओ बच्चों, RE माइनस D है ना अपॉन RE, है ना। तो ये हो जाएगा G1 माइनस D अपॉन RE। ठीक है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया, बट हाँ हाइट वाले में अप्रोक्सीमेशन लिया था कि h की वैल्यू r से बहुत कम है। तो
तो डेप्थ में जा रहे हैं तब भी हमारी ग्रेविटी कम हो रही है, हाइट पे जा रहे हैं तो भी हमारी ग्रेविटी कम हो रही है। याद रखना ग्रेविटी हमेशा कम होती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है। ठीक है सॉरी। क्वेश्चन है क्या, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम एज अ डेप्थ डी बिलो द सर्फेस। तो एच और आर में रिलेशन बताना है, एच और डी में रिलेशन बताना है। देखो इसको डायरेक्टली भी याद कर लो क्या, कि जो डी होता है वो 2h के बराबर होता है, या फिर इसको पूरा सॉल्व करो क्या, कि GH जो हमने निकाला किसके बराबर, G1 माइनस 2h अपॉन RE, अभी हमने देखा था, और GD निकाला था कितना था, G1 माइनस D अपॉन 2RE। दोनों को कर लो इक्वल, जब इक्वल करोगे तो D और 2h आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। H की वैल्यू 1 किलोमीटर तो D की वैल्यू 2 किलोमीटर। क्लियर है, ठीक है, समझ गए। तो ये कहानी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ पे। एक छोटा सा ग्राफ भी याद कर लो, वो भी ग्राफ भी आता है आगे, हम बनवा भी देंगे, बट हाँ ये समझ लो, ठीक है ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, वो है हमारा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ रोटेट कर रही है तो उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है वो देखो, ये बॉडी थी, अब ये अर्थ इस तरह से रोटेट कर रही है, तो ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, और सर्कुलर मोशन जब भी कोई परफॉर्म करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसको बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसको हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है बताओ बच्चों, F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर कह सकते हो एम अपॉन आर, वी की जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर से आर कट गया, कितना आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। समझ गए, ये जो एम जी है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर को। अब ये अगर मैं बात करूं थीटा एंगल पे कोई बॉडी रखी हुई है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर तो बाहर लगेगा क्योंकि भैया आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। इस एम ओमेगा स्क्वायर आर का एक कंपोनेंट एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, जो कि एम जी को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। मतलब पहले वेट लग रहा था एम जी, उसमें से एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा कम हो गया भाई, तो एम जी इफेक्टिव आया, यानी कि जी इफेक्टिव किसके बराबर, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। आया कहां से, वो आया एम जी इफेक्टिव इक्वल्स टू एम जी माइनस एम इंटू आर ई इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। याद रखना इस फिगर में आर लिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन में आर ई लिया है, क्योंकि हम अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। बात करते हैं हम लोग इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे मतलब यहां की बात करें थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 1 होता है, मतलब g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। बट पोल्स की बात करें तो थीटा 90 हो जाएगा, जैसे थीटा 90 होगा cos 0 हो जाएगा, यानी कि g इफेक्टिव g के बराबर होता है। तो पोल्स पर ग्रेविटी आपको दिख रही होगी g, और इफेक्टिव ग्रेविटी एट इक्वेटर कितनी, आर ई ओमेगा स्क्वायर। नाम से क्लियर हो रहा है कि ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होती है और पोल्स पे ज्यादा होती है। समझ गए, ये है ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ दी अर्थ। अब एक चीज और क्या, कि जो शेप ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ एक कंप्लीटली स्फेरिकल तो है नहीं, ये क्या है, थोड़ी सी जियोइड शेप की है। मतलब इक्वेटर पे इसकी रेडियस ज्यादा है और पोल्स पे इसकी रेडियस कम है, यानी कि रेडियस एट इक्वेटर ज्यादा है, रेडियस एट पोल्स कम है, यानी कि जी होता किसके बराबर है तो पता ही होगा बच्चों, जी एम ई अपॉन आर के होल स्क्वायर, यानी कि जी है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आर ज्यादा तो जी कम, जी आर कम तो जी ज्यादा। ओके, ये कहानी है हमारी। तो पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होगी हमारी, कम होगी। ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और वो है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो उस सिस्टम के पास कोई ना कोई एनर्जी भी होगी, उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग मासेस फ्रॉम इंफिनिटी टू द करंट कॉन्फ़िगरेशन गिव्स द एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी कहानी है, एक मास था जो कि इनफाइनाइट पर रखा हुआ है और उस दूसरे मास को इसके पास लेके आए, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो एनर्जी होगी किसके बराबर होगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर के बराबर होगी। यहीं पे अगर जो मास है हमने कंसीडर किया हुआ है, कंसीडर किया u एट इंफिनिटी माना हुआ 0, कैसे, r की वैल्यू इंफिनिटी कर दो तो u 0 हो जाएगा। सही है, तो अगर हम ऐसा कहें कि ये जो मासेस है इनफाइनाइट पर रखा हुआ था पहले, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पर हो गई 0, उसको अगर अंदर लेके आओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन आर।
बट यहीं पे अब देखो होता क्या है, ये एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी है किसके बराबर, वर्क डन के बराबर। वर्क डन किसके बराबर, फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर। और फोर्स किसके बराबर बताओ बच्चों, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर कट गया तो ये तो निकल के आया। अब माइनस क्यों आया, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही वर्क डन के अपोजिट होती है, इसलिए माइनस। बट यहीं पर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ऑलरेडी ये ग्रेविटेशनल फील्ड में था, तो क्या होगा, एक डिस्टेंस थी r2, तो उस पे ग्रेविटेशन एनर्जी कितनी होगी, gmm अपॉन r2। एक थी r1, तो gmm अपॉन r1, तो r1 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी डिफरेंस निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। इस पर क्वेश्चन ना के बराबर आएगा, जो आएगा वो कौन सा आएगा वो देख लो। हमेशा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सिस्टम ऑफ मासेस पे। मान लो कि हमारे पास 3 मासेस हैं, इन 3 मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। m1 और m3 के बीच में डिस्टेंस r13, m1 और m2 के बीच में r12, m2 और m3 के बीच में r23। जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितनी होगी, gm1 m2 अपॉन r12। इनकी कितनी होगी, gm2 m3 अपॉन r23। और इनकी बीच में कितनी होगी, gm1 m3 अपॉन r13। और माइनस की ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये कहानी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। दिमाग में बिठा लो, पोटेंशियल एनर्जी होती है gm1 m2 अपॉन r, वो भी माइनस की। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर लगाना है नहीं, तो डायरेक्टली सब पेयर्स को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे वो अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, उसके nc2 n-1 अपॉन n इंटू 2 हो जाएगा। सही है, क्योंकि 2 का पेयर बनेगा। ओके, ये है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अर्थ है तो अब आप दिमाग में आपके घूम रहा होगा, मैं समझ सकता हूं कि आप कहोगे कि सर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो mgh होती है। क्या होती है, mgh होती है। अभी तक हमने mgh पढ़ा, तो ये क्या घुमा रहे हो सर आप gm1 m2 अपॉन r, वो भी सिखाएंगे, परेशान मत हो भाई। अर्थ के लिए इस पूरे मास को आप पॉइंट मास कंसीडर करोगे, जिसकी वैल्यू कितनी, कैपिटल M, इसकी वैल्यू स्मॉल m, दोनों के बीच की डिस्टेंस r, तो भैया पोटेंशियल कितनी हो गई, माइनस gmm अपॉन r। ठीक है, आप कहोगे सर फिर mgh कैसे लाएं, तो भैया mgh जो होती है वो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट था A, यहां पे इसको उठाया, h हाइट पे ले गए B पे। अब A पर जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, gmm अपॉन r अर्थ पे, और यहां पे कितनी होगी, gmm अपॉन r प्लस h। जरा दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकालो। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, देखो डेल्टा U इक्वल्स टू यू बी, बताओ कितना है, माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। ठीक है, माइनस माइनस प्लस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा U इक्वल्स टू G कॉमन, कैपिटल M कॉमन, स्मॉल m कॉमन। यहां क्या बचा हमारा 1 अपॉन r, यहां क्या बचा r प्लस h। ठीक है, यानी कि डेल्टा U इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m, एलसीएम ले लो, r इंटू r प्लस h। यहां कितना हो जाएगा, r प्लस h माइनस r, माइनस r से प्लस r कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इंटू r कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन r इंटू h। ठीक है, जो g m अपॉन r स्क्वायर है ये क्या बन गया हमारा, बताओ बच्चों, g इंटू h अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। देखो यही आया हमारा। अगर h की वैल्यू r से बहुत छोटी है तो h अपॉन r जो होगा वो 1 से बहुत छोटा होगा, और 1 में अगर बहुत छोटी वैल्यू ऐड करो तो उसका कोई रोल नहीं होता। रोल नहीं होता मतलब ये 1 प्लस h अपॉन r इक्वल्स टू कितना होगा, ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी डेल्टा U कितना है, mgh। याद रखना, जो डेल्टा mgh आपने पढ़ा था ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। वो भी तब जब हमने h की वैल्यू को r से बहुत छोटा माना हुआ, 1 2 3 4 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1 2 किलोमीटर भी हाइट होगी तो भी हम mgh लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। समझ गए, तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी होती है gm1 m2 अपॉन r, वो भी नेगेटिव की। बट अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे h लेस देन r पर,
तो भैया आ जाएगी हमारी mgh। ओके बच्चों, ये कहानी है हमारी किसकी, ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, अब आते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन है और वो क्या क्वेश्चन है वो देख लो, क्योंकि आप भाई डिमांड करते थे क्वेश्चन कराइए सर, क्वेश्चन कराइए। वो देखो, द वर्क डन टू रेज अ मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h which is equal to the radius of earth। सिंपल, अभी तो बताया, क्योंकि h अपॉन आर अब की बार 1 नहीं कर सकते, क्योंकि h r के बराबर है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, हाफ mg r के बराबर हो जाएगा। आंसर कितना, हाफ mg r के बराबर। ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक और बचता है इसके अंदर, वो है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल सिंपल, जैसे हमारा पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 10th में, वर्क डन अपॉन चार्ज, वहां पे चार्ज था, यहां पे होगा वर्क डन अपॉन मास। यानी कि अगर सिंपल सी बात करें तो जो V होगा वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी बताओ, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R अपॉन M, M से M कट जाएगा, कितना आ जाएगा -Gm अपॉन R। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो किसके बराबर होगा वो, माइनस का Gm अपॉन R के बराबर हो जाएगा। तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद केपलर्स लॉज आ जाते हैं। जॉन केपलर ने प्लेनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए टोटल 3 लॉज दिए। पहले लॉ में उन्होंने बताया ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। पहले ऐसा माना जाता था कि सन जो है वो सेंटर में है और सारे प्लेनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, बट उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सारे प्लेनेट किस में करते हैं बताओ, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और इलिप्स के 2 सेंटर्स होते हैं, एक यहां पे एक यहां पे, तो किसी भी एक सेंटर पे हमारा सन होगा, एक फोकाई पे क्या होगा, सन होगा। समझ गए। एक पहला लॉ क्या कहता है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, और जो सन होता है वो किसी एक फोकस पर होता है। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द प्लेनेट। ये जो सन है और प्लेनेट है, इसको जो रेडियस वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, यही तो है, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। फर्स्ट लॉ कहता है कि भैया इलिप्टिकल ऑर्बिट है और सन किसी फोकस पे है। दूसरा कहता है कि जो लाइन सन और प्लेनेट को ज्वाइन कर रही है वो इक्वल एरिया कवर करती है। समझ गए। यानी कि ये बच्चों डिस्टेंस आपको ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। अल्टीमेटली इन्होंने सिंपल सी बात कही कि अगर कोई भी प्लेनेट सन के पास में होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और कोई भी प्लेनेट सन के दूर होता है तो उसकी स्पीड कम होती है। ओके। थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ जो है वो क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है द स्क्वायर्स ऑफ द साइडल पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशन of the planets are directly proportional to the cubes of the semi major axis length of their periods। सिंपल सी बात है, कोई भी प्लेनेट अगर t टाइम पीरियड है और सन और प्लेनेट के बीच की सेमी मेजर एक्सिस a है, एक तरह से मीन डिस्टेंस a है, तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो a क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या था, हमारा थर्ड लॉ था, और इसकी हेल्प से न्यूटन ने अपने लॉ को भी एक्सप्लेन किया था जाके। ओके। 3 लॉ थे, पहला लॉ इलिप्स वाला, दूसरा लॉ एरिया वाला, तीसरा लॉ टाइम पीरियड वाला। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सैटेलाइट, और सैटेलाइट की पहली चीज आती है ऑर्बिटल स्पीड। ये हमारे पास अर्थ है, ये पोल की रेडियस है, और आर रेडियस पर एक सैटेलाइट क्या किया हुआ है बताओ, रिवॉल्व कर रहा है। वो कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व करे। अब सैटेलाइट तो भैया सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी ऑब्जेक्ट तभी घूम सकता है जब उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कहां से है, तो मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। यानी कि इस सैटेलाइट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होने चाहिए। एफ जी किसके बराबर होगा, जी एम ऑफ सैटेलाइट इनटू प्लेनेट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। एफ किसके बराबर होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम कट जाएगा तो ऑर्बिटल स्पीड आ गई अंडर रूट जी एम पी अपॉन आर। अगर अर्थ की बात करें तो कैपिटल जी तो पता ही है तुम्हें, 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ भी पता है 6 × 10⁻24, और रेडियस भी एक तरह से बहुत नियर ऑफ सैटेलाइट होगा, 100 किलोमीटर हाइट पे, 50 किलोमीटर हाइट पे, तो 6400 लगाओगे तो ऑर्बिटल स्पीड आती है लगभग
8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी आती है? 7.9 या फिर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत क्लोज ऑर्बिट में चक्कर करा रहा है उसकी स्पीड होगी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इमेजिन करके देखो, एक सेकेंड में 8 किलोमीटर, वो भी कौन से फोर्स से? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। वायरलेसली एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, वायरलेसली अर्थ पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है वहां तक, तभी तो सैटेलाइट घूम पा रहा है ना। ये था हमारा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दी सैटेलाइट। क्लियर है? ऑर्बिटल स्पीड। अगर ऑर्बिटल स्पीड निकाल लिए तो उसका टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। क्या कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड, मतलब टी किसके बराबर? 2 पाई आर अपॉन वी नॉट। अगर हमें वी नॉट मिल चुका है, टी निकालना बहुत आसान है। कितना होगा? वी नॉट की वैल्यू पुट कर दी, जब वैल्यू पुट की तो ये आया टी इक्वल्स टू 2 पाई आर टू दी पावर 3/2 इंटू जी एम पी। सॉल्व करोगे तो ये आर अपॉन जी के बराबर आएगा, जिसकी वैल्यू 84.6 मिनट होगी। मतलब कोई भी सैटेलाइट पूरी अर्थ का एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में? 84.6 मिनट, मतलब 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। जितने टाइम में तुमने ये क्लास कंप्लीट की है, लगभग उतने टाइम में हमारे सैटेलाइट्स एक पूरी अर्थ का चक्कर काट चुके होंगे। सोच के देखो कि भैया सैटेलाइट कितनी तेज चल रहे होते हैं और ग्रेविटेशन कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। समझ गए? ये कहानी थी हमारी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की। अब जो सैटेलाइट है वो है हमारे जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो कि स्टेशनरी हैं, किसके रिस्पेक्ट में? ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में। आप कहोगे कि सर अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है, सैटेलाइट रुक कैसे सकता है? तो भाई जैसे ये अर्थ है, ठीक है, जिस रेट से, जिस स्पीड से, ऑर्बिटल स्पीड से अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसी से अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा हो तो वो एक तरह से स्टेशनरी हो जाएगा ना। जैसे अर्थ थी, जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है वैसे वैसे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है वैसे वैसे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो भैया उसी स्पीड हो गई, यानी कि उसको बोलती है जियो स्टेशनरी which appears to be at rest with respect to observer on the earth surface। इसका जो एंगुलर स्पीड होता है भाई अर्थ की रोटेशन की स्पीड के बराबर होता है। इसका टाइम पीरियड, क्योंकि 24 घंटे में पूरी अर्थ रिवॉल्व कर लेता है, 24 घंटे होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रेडियस लगभग 42,000 किलोमीटर होती है और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है और हाइट लगभग 35,600 किलोमीटर के आसपास रखी जाती है। ये कौन से थे? हमारे ऑर्बिटल रेडियस या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात करी गई है। ओके बच्चों, समझ गए? उसके बाद आते हैं हमारे पास पोलर सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट? हमारे पोलर सैटेलाइट। ऐसे सैटेलाइट जो कि पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, किसमें? अर्थ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जिसका टाइम पीरियड लगभग 2 से 3 घंटे होता है, जिनकी हाइट 200 से 1000 किलोमीटर होती है। इन्हें हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? बताओ बच्चों। पोलर सैटेलाइट। अब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी भैया एनर्जी भी होगी, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है √gm/r के बराबर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? बताओ। इसका होल स्क्वायर कर दोगे, हाफ इंटू gm/r के बराबर हो जाएगी। ओके बच्चों, हाफ इंटू gm/r के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ इंटू mv², हाफ इंटू m इंटू इसका स्क्वायर कर लो gm/r। देखो यही तो आया, gm/2r। और जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है आधा, यानी कि हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ये पूरा डेरिवेशन होते हैं, निकाल सकते हो। तो कोई भी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी gmm/2r होती है, पोटेंशियल एनर्जी gmm/r होती है। हमने ड्राइव किया हुआ है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? दोनों के सम के बराबर। कितनी? माइनस की gmm/2r के बराबर होगी। ये होती है हमारी एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। नेगेटिव का मतलब है सैटेलाइट इतनी एनर्जी से बंधा हुआ है, अगर इतनी एनर्जी हमने सैटेलाइट को प्रोवाइड कर दी तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के वो बाहर चला जाएगा। सही है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को वो बाहर चला जाएगा। समझ गए? अब जिस स्पीड से बाहर जाएगा उस स्पीड को हम बोलते हैं बच्चों स्केप स्पीड। क्या बोलते हैं? बताओ। स्केप स्पीड। स्केप स्पीड का मतलब है वो मिनिमम वेलोसिटी दे दी जाए जितनी स्पीड के बाद वो कोई भी सैटेलाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ दे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ दे। मतलब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे थ्रो किया, अभी क्या हो रहा है? वापस आ रहा है, और स्पीड बढ़ा दो, एक हाइट तक जाएगा, फिर वापस आएगा, और स्पीड बढ़ा दो, और जाएगा ऊपर, और ऊपर नहीं उछालूंगा, लग जाएगा जाके, पता नहीं कहां जाएगा। ठीक है, बन गया कहीं। तो वो मिनिमम स्पीड, जिस स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए,
तो वो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाए बताओ बच्चों, वो ऑब्जेक्ट एक हाइट पे नहीं, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाए, उसे हम बोलते हैं एस्केप स्पीड। क्या बोलते हैं? एस्केप स्पीड। उसे कैसे निकालोगे? उसे लगाएंगे हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहती है? एनर्जी इनिशियली कितनी होगी बताओ, यहां पे कितनी होगी? हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर, और यहां पे पोटेंशियल कितनी होगी? माइनस जी एम एम अपॉन आर। एक हाइट पे पहुंच गए तो कितनी हो जाएगी? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। बाहर निकल जाए, बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ कि भैया u किसके बराबर होना चाहिए? अंडर रूट 2gm अपॉन आर के बराबर होना चाहिए। जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू निकलेगी, क्योंकि h की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे? इनफाइनाइट। h इनफाइनाइट पुट करो, ये 0 हो जाएगा, तो भैया v की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2gm अपॉन आर। अभी हमने देखी थी ऑर्बिटल स्पीड जो आई थी वो आई थी अंडर रूट gm अपॉन आर, और हमारे पास जो एस्केप स्पीड आ गई वो आ गई अंडर रूट 2gm अपॉन। सही है? तो ये कहानी है हमारे पास अर्थ के लिए, ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पे थ्रो कर दें तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी वापस अर्थ पर वापस नहीं आएगा। अगर हम जो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस मानोगे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बट इतनी स्पीड पे थ्रो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक मास को एक सेकेंड में लगभग 11 किलोमीटर फेंकना है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है, बहुत एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी एस्केप स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। अब बात कर लेते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी की। तो आपको पता है जो टोटल एनर्जी थी कितनी थी? gm/2r, और क्योंकि ये माइनस की थी, इतनी एनर्जी अगर सैटेलाइट को दे दी जाए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा। यानी कि मिनिमम एनर्जी, जितनी एनर्जी सप्लाई कर दी जाए जिसके बाद वो एनर्जी वो ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ दे। ठीक है, यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू फ्री द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे हम लोग? बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। समझ गए कहानी को? ठीक है, अब जो सैटेलाइट है हमारा, जो सैटेलाइट है हमारा, उसमें देखो अगर b की वैल्यू 0 है, b कितना है हमारा? 0 है, बिल्कुल 0 है भैया। 0 है मतलब कहां गिरेगा? सीधा स्ट्रेट लाइन में आएगा। अगर v की वैल्यू ऑर्बिटल स्पीड से कम है तो ऑर्बिट में तो जाएगा नहीं, मतलब ये थोड़ी दूर के बाद क्या होगा? इधर गिर जाएगा आके। अगर वो ऑर्बिटल स्पीड के बराबर है तो क्या करेगा? ये ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देगा। अगर ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा है बट इसके वेलोसिटी से कम है तो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। उसके बाद अगर इलिप्स इसके वेलोसिटी के बराबर हो गया तो क्या होगा? क्या बन जाएगा बताओ? ये पैराबोला बन जाएगा। और v से बराबर ज्यादा हो गया तो क्या बन जाएगा? हाइपरबोला। ये सारे केसेस आपको याद होने चाहिए कि हाँ, किस कंडीशन में कितनी एनर्जी, कितनी वेलोसिटी हो तो पाथ क्या होगा। इसके बाद छोटा सा टॉपिक वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मतलब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस पे कोई भी वेट उसे महसूस नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं वेटलेसनेस। उसकी कई सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो उस सैटेलाइट के अंदर भी उसे वेटलेसनेस महसूस होगी। आपने अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वीडियोस वगैरह देखी हो तो वहां पर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होती, उन्हें वेटलेसनेस महसूस हो रही होती है। फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसे वेटलेसनेस महसूस होती है। आप अगर कोई जो स्विंग होता है ना, झूला होता है, वो बहुत बड़ा वाला है ना, क्या बोलते हैं? पेरिस व्हील वाला। आप अंग्रेज हो, पेरिस व्हील बोलते हो, हमारे यहाँ झूला बोलते हैं उसको। उससे जब वो नीचे की तरफ आते हो उस पालकी में तो हमें गुदगुदी सी महसूस होती है, क्योंकि हम ग्रेविटी में नीचे जा रहे होते हैं। ऊपर जाते हैं तो हम चढ़ रहे होते हैं, मतलब ग्रेविटी बढ़ रही होती है, महसूस होता है पूरा। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी किसकी? सैटेलाइट की, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो। A mass is to be compressed in a sphere in such a way that the escape speed from the surface is this. What should be the radius of the sphere? escape स्पीड का फॉर्मूला बताया था, कितना बताया? v इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर। यहां से r की वैल्यू निकल के आई, r की वैल्यू निकल के आई 2 इंटू जी, तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। मास कितना है? 6 × 10⁻24, और escape स्पीड कितनी हो जाए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए? इतनी स्पीड हो जाए। सेल्फ कैलकुलेट किया तो आंसर निकल गया 9 मिलीमीटर। अगर अर्थ को 9 मिलीमीटर की रेडियस में कंप्रेस कर दिया जाए तो उसकी एस्केप स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। समझ गए? ये कहानी है एस्केप स्पीड की। खुद इमेजिन करके देखो कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इसके अंदर। एक और क्वेश्चन कर लो। क्या? द रेशियो ऑफ एस्केप स्पीड अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट अ प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस। देखो रेडियस कितनी है? अर्थ से डबल। डेंसिटी कितनी है?
अर्थ से डबल। अब एस्केप वेलोसिटी का रेशियो बताना है। देखो एस्केप वेलोसिटी होती है 2gm/re, अभी हमने देखा था। जो मास होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमने वो भी पुट किया, तो निकल गया है 8/3 टाइम्स जी पाई इंटू रो ई। वैल्यूज को पुट कर देंगे और जब पुट करोगे दोनों का रेशियो निकालोगे, कितना आएगा 1:2 √2। दिस इज द रेशियो ऑफ दैट प्लेनेट। समझ गए कहानी को? तो यहां तक था ये हमारा पूरा का पूरा ग्रेविटेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रेविटेशन में अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अब भी कोई डाउट बचता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार इस वीडियो को और देखिए, कमेंट में डालिए, वेक्टर जरूर पढ़ लेना आप, इसके बाद सर्कुलर मोशन जरूर पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जरूर पढ़ लेना। इतना कर लोगे तो गारंटी है कि आपको कोई भी कंसेप्ट हिला नहीं सकता। आप ये समझ लो कि सारे के सारे कंसेप्ट के बेस क्वेश्चंस कर जाओगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास तो पता ही है कितनी छोटी सी क्लास होगी, वो होगी हमारी सॉलिड्स की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। थैंक यू बच्चों फॉर अटेंडिंग दी क्लास।